हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी से आप लोग जो आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है जल्दी से मुझे बताइए क्या नाम है चैप्टर का। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है। फटाफट जल्दी से बता दीजिए। हाँ, जल्दी से बताइए फटाफट। ऑडियो वीडियो ठीक है, मस्त है, आवाज़ सुनाई दे रही है स्पष्ट रूप से। नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 नमस्ते, वेरी गुड। आज के चैप्टर का नाम है हमारा, वो क्या है, ऊषा। क्या नाम है? ऊषा चैप्टर का नाम है। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं इस ऊषा जो कविता है इसको लिखने वाले कवि का नाम क्या है, कौन से लेखक हैं। ध्यान सुनना, इस कविता के एक एक शब्द के अर्थ को हम लोग पढ़ने के साथ साथ अर्थ तो पढ़ेंगे, साथ में हम लोग बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार आप लोग आ जाइए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। यस 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 यस, मोस्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ना उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको लिखने वाले जो लेखक है वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी। अब शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। ये हिंदी साहित्य में बिंबात्मक कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे कवि जिन्होंने बिंबात्मक, क्या होता है बिंबात्मक? वह चीज़ होती है, वह एक इमेज, चित्र जिसे हम लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है। क्या बन जाता है? एक चित्र बन जाता है कि हाँ यार ऐसा मैंने देखा है। आप लोगों ने भी जब सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले, सूर्य का उदय होने से पहले प्रकृति में कैसा वातावरण होता है, इतना अच्छा वातावरण आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ, यानी कि सूर्योदय से पूर्व एक ग्रामीण जीवन में, एक ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या होता आया हुआ है, क्या क्या कवि ने देखा है, उन सब का चित्रण यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले सारांश देख लें कि आपसे पूछा जाएगा कि ऊषा कविता में जो प्रकृति का वर्णन किया गया वो किस समय का है। तो सूर्योदय से पूर्व, सूर्य के उदय होने से पहले का। प्रस्तुत कविता ऊषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र। कहने का मतलब क्या है, समझो ध्यान से कि जब सूर्य का उदय होता है, इन सूर्य के उदय होने से पहले प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, और साथ में एक ग्रामीण जीवन शैली में किस प्रकार से कोई भी इंसान यानी महिला, ऊषा रूप स्त्री, यहाँ पे हम मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करेंगे बाद में, कि किस प्रकार से स्त्रियाँ उठते ही अपने आंगन को चिकनी मिट्टी से लीप देती हैं, जिसमें हमें ताजगी का एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है, उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो याद रखना, सूर्योदय से ठीक पहले का वर्णन यहाँ पर किया गया है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी, देखो आगे ना, बिंब अंग्रेजी में इमेज यानी चित्र, हिंदी की बात करें तो, कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है कि हाँ यार ऐसा मैंने देखा है। जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत, आश्चर्य जिसे कहते हैं, प्रयास किया है। प्रकृति की गति को शब्दों के अंदर बांधने का प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब देखिए पहला जो हमारा पद है, ध्यान समझना। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, नीले संख्य सम्मान, इन कर्मधार्य। समास पूछा जाए तो कर्मधार्य नीला शंख। अलंकार पूछा जाए तो उपमा अलंकार। याद रखना, बहुत गजब का सवाल बनता है। यदि पद्यांश यहाँ से आ जाता है तो ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रातः यानी सुबह, नभ यानी आकाश, नीला संग नीले संख के समान, यानी सुबह सुबह का आकाश था वह कैसा दिखाई दे रहा था? बहुत ही नीले शंख जैसा, या बहुत ही नीले शंख जैसा हमें दिखाई दे रहा था। भोर का नभ यानी सुबह सुबह का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी कि यह मैं नोट डाल में लिख दिया है, यह सूर्योदय होने से पहले का घटनाक्रम है यहाँ पे।
यानी कि अभी गीला पड़ा है, मतलब सुबह सुबह का जब वातावरण होता है सूर्य के उदय होने से पहले, तो हमें ऐसा लगता है कि वातावरण में नमी होने के कारण कि ओस की बूंदें नहीं होती है जिससे कि हम लोग ऐसे जमीन पर या घास पर ऐसे हाथ करते हैं तो गीला हो जाता है। तो वातावरण में नमी होने के कारण जो राख से लिपा हुआ आंगन है, जो सुबह सुबह उषा रूप स्त्री ने उठते ही अपने आंगन को लीप दिया है, तो वह आंगन हमें गीला नजर आ रहा है वातावरण में नमी होने के कारण। या दूसरा अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि सुबह सुबह का आकाश जो बहुत ही नीले संग जैसा दिखाई दे रहा था, सुबह का आकाश उषा रूपी स्त्री ने आसमान को आंगन समझ करके उसे राख से लीप दिया है। और सुबह सुबह आपको पता है वातावरण नमी के कारण वह कैसा नजर आ रहा है, गीला नजर आ रहा है। ये कोष्टक में जो लिखी है ये शब्द ये कवि ने क्यों लिखा है कि वह पाठकों को अच्छे से समझा सके कि वो क्या प्रस्तुत करना चाह रहा है, पाठक उसे समझ सके अच्छे से, तो इसलिए वह इन शब्दों का प्रयोग करता है। ध्यान से समझना इन शब्दों को। अब पहले पद में कवि ने क्या कहा कि सुबह सुबह का जो आकाश था वो नीले संग जैसा लग रहा है कवि को, और किसी स्त्री ने यानी उषा रूपी स्त्री मानवीकरण अलंकार हो चुका है यहाँ पे। यानी कि मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, किसी भी प्राकृतिक पदार्थ द्वारा मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि सुबह सुबह जैसे ही गाँव में ग्रामीण शैली का जीवन चित्र यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो सुबह सुबह स्त्रियाँ गाँव में क्या करती हैं, सुबह सुबह महिलाएं उठते ही अपने आंगन को लीप देती हैं, जिससे वो सुंदर अच्छा ताजगी का एहसास होता है कि हाँ यार अब कोई मतलब गंदगी नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो उषा रूप स्त्री ने आसमान को आंगन समझ करके उसे राख से लीप दिया है, और सुबह सुबह के वातावरण में नमी होने के कारण वह कैसा नजर आ रहा है, आंगन गीला नजर आ रहा है। तो यह प्रसंग उन बच्चों के लिए जो जिस राज्य में से पूछा था प्रस्तुत पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, तब ये उनके लिए काम का है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता से अवतरित है, मतलब लिया गया है। यानी कि अवतरित क्या होता है, लिया गया है, यानी कि उद्धृत है, यहाँ से यह लिया गया है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म एवं सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या देख लीजिए, वैसे तो मैंने बता दिया, एक बार वापस पढ़ लेते हैं इसको व्याख्या को। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार जब पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को वर्बल रूप से तो वह लगभग हमें याद हो जाता है। तो कहानी के रूप में याद करना है आपको। कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, अर्थात प्रातःकाल आकाश शंख के समान गहरा नीला दिखाई दे रहा है, वह स्वच्छ व निर्मल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आंगन समझ के किसी ने उसे राख से लीप दिया, उषा रूपी स्त्री ने। इस समय वातावरण में नमी होती है तो आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका अर्थात आंगन हो। यह आंगन नमी के कारण गीला लग रहा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उषा रूपी स्त्री ने आसमान रूपी आंगन को अभी अभी राख से लिपा हो और अभी उसमें क्या है, नमी दिखाई दे रही है, नमी है। यह है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है, देशज एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। देशज क्या होता है, देसी भाषा के शब्द। तत्सम क्या होता है, संस्कृत भाषा के शब्द। देसी क्या होता है कि मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लेता है उन शब्दों को देसी भाषा देशज शब्द कहा जाता है। आकाश की तुलना नीले संग के करने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है, बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और समास पूछे तो कर्मधारय है। शंख यहाँ पवित्रता का प्रतीक है, क्यों शंख कहाँ रखा जाता है, मंदिरों में स्वच्छ जगह पे रखा जाता है, तो पवित्रता का प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट है, आपको दिखाई दे रहा है जैसे जैसे अब सूर्य उदय होने लगता है तो वो जो पीला पीला सा नजर आता है ना सुबह सुबह का आकाश, अब वो कैसा नजर आ रहा है, रेड रेड कलर का भी नजर दिखाई देगा। देखो क्या हो रहा है नेक्स्ट पद में, बहुत काली सील जरा से लाल केसर जैसे धुल गई हो। अब आकाश कैसी नजर है, आकाश को कैसा बताया है कवि ने, लेखक ने कैसा बताया कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर ने जैसे धुल गई हो, यानी कि आकाश को अब एक काली चट्टान के समान मान लिया गया है। और ऐसा लग रहा है जब सूर्य किरणें ऊपर से गिरती हैं तो उस काले चट्टान पर तो ऐसा लगता है जैसे लाल केसर डाल करके किसी ने उस चट्टान को, उस काली पत्थर को धो दिया है। यानी कि जब आकाश को एक काली चट्टान बताया गया है यहाँ पर, जब
ऊपर से किरणें पड़ती हैं तो वो रेड रेड कलर की नज़र आती है हमें, और जैसे रेड कलर की काले पत्थर पर पड़ेंगी, चट्टान पर पड़ेंगी, तो वो पूरी चट्टान जो काली थी वो कैसी हो गई, लाल हो गई। तो कवि क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान को बहुत काली चट्टान समझ करके कह रहे हैं कि उस पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाल केसर डाल करके उसे धो दिया हो। सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब देखो यहाँ एक यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, यहाँ बच्चे के रूप में बताया गया है कि आकाश को बच्चे ने एक काली सलेट मान लिया है और बच्चे ने क्या कर दिया, लाल खड़िया चौक उस पर मल दिया, इन लाल चौक उस पर मल दिया हो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से। तो जब सूर्य की धीरे धीरे लाल लाल किरणें पड़ती हैं उसका यहाँ पे वर्णन है, मैं बता चुका हूँ यहाँ नोट डाल करके। तो कवि ने एक बार तो उसे क्या मान लिया, काली चट्टान मान लिया, दूसरी बार क्या माना, एक काली सलेट जिस पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों द्वारा किसी ने लाल खड़िया चौक यानी लाल चौक मल दी हो, और वह क्या होगी, लाल लाल हमें दिखाई दे रही है। आया समझ में, नहीं आया बताइए जल्दी से मुझे, एक बार वापस देखो कि आकाश को एक काली चट्टान बताकर कवि ने जब ऊपर से लाल लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि उस काली चट्टान पर किसी ने लाल केसर डाल करके उसे धो दिया हो। अब आकाश को एक काली सलेट मान लिया है और कहा जा रहा है कि एक नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे से बच्चों ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उस पर लाल चौक मल दिया हो, यानी रगड़ दिया, उसे लाल कर दिया हो, ऐसा नजर आता है। प्रश्न वही सेम है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ऊषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है, और इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर चित्रण किया है। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आसमान से सूर्य की लाल किरणें प्रसारित हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है मानो काली शिला पर लाल केसर मल कर धो दिया हो। इस प्रकार वह लाली से अद्भुत लग रहा है, या फिर आकाश ऐसा लग रहा है कि किसी बालक ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले सलेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया हो। अब हम कह सकते हैं कि अंधेरा काली सलेट के समान व प्रातः की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान लग रहा है। ठीक है, ये आपके एग्जाम दृष्टि में ऐसे पूछा जाएगा पद्यांश दे करके कि निम्नलिखित पद्यांश में किस शब्दावली का प्रयोग किया है, तो देशी और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो आकाश को काली चट्टान समझ लिया, मानो आकाश को काली सलेट मान लिया गया, तो मानो यानी उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, संभावना, और जहाँ पर संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है, और कौन सा वर्ण, लय वर्ण की आवर्ती हुई है। अंतिम पद है, नील जल में या किसी घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय उदय हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब जैसे ही कवि ने कहा है कि नीचे जल है, यानी कि पृथ्वी पर जल भरा हुआ है, यानी किसी होगा कोई तालाब वगैरह, और जब सूर्य किरणें ऊपर से गिरती हैं सफ़ेद कलर की, तो वो जैसे ही पानी में गिरती हैं तो वो नीला जल जो होता है, तो जल के कारण जैसे जल में पड़ती हैं किरणें, तो वो जो किरणें होती हैं वो नीली नज़र आती हैं, और ऐसा लग रहा है कि वायुमंडल में हवा के कारण, यानी वायुमंडल में वायु के कारण वो किरणें हिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जल में कोई सुंदर स्त्री खड़ी हुई है और उसका शरीर हिलता हुआ नजर आ रहा है। देखो कवि है यार, कुछ भी मतलब संभावना अपने मन के अनुसार आप लोगों को बस समझना में आना चाहिए और आनंद आना चाहिए। कविता का अर्थ यही होता है। नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यानी कि कवि कह रहा है कि नीचे जल में कोई गोरे रंग की स्त्री खड़ी हुई है और उसका शरीर ऐसे नजर आ रहा है जैसे हिल रही हो, अर्थात जब सूर्य से सफ़ेद सफ़ेद किरणें जल में गिरती हैं तो जल के कारण वो किरणें कैसी नज़र आ रही हैं, नीली नज़र आ रही हैं, और वायुमंडल में वायु के कारण वो किरणें हिल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का गोरा रंग का शरीर जो है वो क्या हो रहा है, हिल रहा है। जादू टूटता है और जादू टूटता इस उषा कब सूर्योदय, अब सूर्य का उदय हो रहा है, तो उषा का जो जादू कवि दिखा रहा था अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। सूर्योदय उदय हो जाएगा यानी हो रहा है, तो वो सारा जो वातावरण था प्रकृति का हर पल जो परिवर्तन हो रहा था वह टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रसंग है, ठीक है, सेम है, कोई अंतर नहीं है सभी का। कवि ने भोर के समय पल पल बदलते हुए दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन
किया है। वह कहता है कि जब आसमान से सूर्य की सफ़ेद किरणें प्रसारित होती हैं तो आसमान बिल्कुल नीले रंग का नज़र आता है और वहाँ से सूर्य की सफ़ेद किरणें प्रसारित होती हैं, किंतु बीच में वायुमंडल के कारण वे किरणें झिलमिलाती हुई नज़र आती हैं, अर्थात वे सफ़ेद किरणें झलकती हुई सी नज़र आती हैं। इसे देखकर कवि ने कल्पना की है कि नीले जल में किसी सुंदर स्त्री का ध्येय शरीर झिलमिला रहा है, अर्थात हिल रहा है। क्यों हिल क्यों रहा है? कि वायुमंडल वायु के कारण वो किरणें ऐसे लहराती हुई नजर आ रही है। तो कवि कह रहा है किसी का शरीर सुंदर स्त्री का शरीर हिल रहा है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता हुआ सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव या आकर्षण धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। सेम है देशज तत्सम उत्प्रेक्ष अलंकार है। उषा का मानवीकरण किया गया तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है और वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ये छोटी सी कविता थी हमारी मात्र 10 मिनट की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और जब अभी मैंने बताया था आप लोगों को याद हो कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप लोग क्लास 12th की तैयारी करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, लेकिन 12th के एग्ज़ाम में जो अंक आएंगे उससे हमें टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिलने वाली। अब टॉप यूनिवर्सिटी के लिए हमें CUET का एग्ज़ाम देना होगा और उस CUET के एग्ज़ाम में यदि आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% लाते हैं तो आप लोगों को आराम से टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और वो हमारा काम है दिलाने का आपको। बस आप हम जैसा कह रहे हैं वैसे करते जाइए, 12th के साथ साथ CUET की तैयारी भी करें और वो हम लोग दोनों की एक साथ करवा देंगे आप लोगों को। वो कैसे? इस कूपन कोड का प्रयोग करके केवल आप लोगों को महापैक में ज्वाइन होना है। कैसे इनरोल करना है एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो कैसे, ऐसे गूगल ओपन करना है आप लोगों को, यहाँ टाइप करना है आपको अड्डा 24/7 टाइप किया, यहाँ चले गए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ ऑल कोर्सेज आ रहा है, सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम को सेलेक्ट करना। अब यहाँ देखिए ये CUET UG लिखा हुआ, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये CUET UG लिखा हुआ ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। अब आप लोग हिंदी मीडियम से तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम से तो हैं तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब आपको अपना सब्जेक्ट चूज करो, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, कॉमर्स या लैंग्वेज का GT पढ़ना, क्योंकि ये आपके क्लास 12th में बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो वो सिलेबस CUET का लैंग्वेज का सिलेबस अलग है, बिल्कुल ही अलग है और GT आप पढ़ नहीं रहे। यदि आप डोमेन सब्जेक्ट लगभग आपका समान है 12th का और किसका, CUET का, तो वो आप चाहते हैं कि यार मैं डोमेन सब्जेक्ट कर लूँगा, GT लैंग्वेज ही पढ़ना चाहता हूँ, तो आप लोग यहाँ जाइए। इसका महापैक है हमारे पास। महापैक क्या होता है? महापैक होता है कि जितने भी कोर्सेज हम लोग लॉन्च करते हैं, जितनी बुक्स हैं हमारे पास, जितने टेस्ट सीरीज है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे एग्जाम तक, ठीक है। तो GT लैंग्वेज करेंगे तो यहाँ पे, और सब्जेक्ट क्या है, मान लो आर्ट्स है तो आर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे, साइंस है साइंस पे चले जाना। अब यहाँ से आप लोग VOL चला जाना। अब समर 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। और या तो आप लोग बैच सेलेक्ट करें, इनरोल कर सकते हैं, या आप लोग, मैं तो ये कहता हूँ महापैक में आए विद प्रिंटेड बुक्स के साथ, बुक्स आपके घर पहुँचाई जाएंगे सारी की सारी। तो यहाँ से ऐसे बाय नाउ करना है और यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551 और अप्लाई कर देना है आप लोगों को। 14,000 रुपये में मात्र आप लोगों को, मात्र 14,000 रुपये में आप लोगों को ये सब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, देख लीजिएगा। लेकिन बस आपको कूपन कोड याद रखना है Y551। याद रखोगे? कोई दिक्कत है? बस ये कूपन कोड याद रखना है आप लोगों को और आप लोग इनरोल हो सकते हैं। और देखो 14 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में, यानी आपके एग्ज़ाम तक के बाद भी, ठीक है बेटा। तो महापैक ही यदि आप लोग कोई बैच परचेज करते हैं तो उसके 10,000 रुपये आप लोग देंगे, तो 4,000 और मिला करके एग्ज़ाम तक जो भी कोर्स आपके पास हम लॉन्च करेंगे वो आपको फ्री मिलेगा। फिर उसमें बैच ले लेंगे आप लोग, समर 2.0 ले लिया मान लो, फिर बुक्स अलग से लेनी पड़ेंगी आपको, टेस्ट सीरीज अलग से लेने पड़ेंगे, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको अलग से लेने पड़ेंगे। लगभग बैठ जाएगा ऐसा इतना। तो आप लोग अभी, मैं चाहता हूँ कि आप इस कूपन कोड का प्रयोग करके Y551 का, तो आप लोग अभी से इस कूपन कोड का प्रयोग करो। ये कूपन कोड याद रखना है Y551 और आपको 14,000 रुपये में यह चीज़ मिल जाएगी। फिर भी आपको किसी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेल ID है मेरी rajendra.prasad@adda247.com।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ मेल कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से संबंधित। कविता के किन उपमानों को देकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? इन ग्रामीण जीवन शैली का वर्णन किया गया है। गांव में किस प्रकार से सुबह सुबह क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से सूर्योदय होने से पहले प्रकृति में हर पल क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे गतिशील बिंब की बात करें, गति करते हुए, देखो जैसे कविता में गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। जैसे भोर के नीले आकाश के लिए राख से लीपा हुआ चौका, राख लीपेंगे किसी चौके को, चिकनी मिट्टी नहीं होती क्या, आंगन को लीपते हैं तो गति करेंगे ना। केसर से धुले हुई काली सील, अब केसर किसी काली चट्टान पर केसर डालेंगे, उसे धोएंगे तो गतिशील होगी ना। लाल खड़िया चौक मल दी हो कि स्लेट पे मलेंगे, यदि ऐसे नन्हा मुन्ना बच्चा चौक चलाएगा तो गतिशीलता होगी उसमें। तो आदि उपमानों का प्रयोग हुआ है। इन सभी चित्रों में गतिशीलता भी दिखाई देती है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक विराम चिन्ह पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए, समझो ध्यान से। कोई भी कवि किसी भी कविता में रिक्त स्थान, कोमा, कोष्टक आदि का प्रयोग इसलिए करता है कि कवि जो समझाना चाहता है अच्छे से, जो उनके भाव हैं वो प्रत्येक पाठक को समझा सके, इसलिए वह उन कोष्टकों का प्रयोग करता है। उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कोष्टक में। जैसे आपने क्लास 12th में पढ़ी होगी कैमरे में बंद अपाइज कविता, पढ़ी है ना इससे पहले, तो उसमें भी कोष्टक प्रयोग करता है। क्यों कवि क्यों करता है, रघुवीर साय जी क्यों करते हैं? क्योंकि वह पाठकों को समझा सके कि कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने कथ्य को, अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए कविता में कवि विराम चिन्हों, पंक्तियों के बीच खाली स्थान तथा कोष्टक आदि का प्रयोग करता है। यहाँ पर कवि ने अभी गीला पड़ा है का प्रयोग करके कवि अपने उपमान को पूर्णता प्रदान की है तथा यह वातावरण की नमी को राख से लिपे हुए गीले चौके की नमी और उसकी पवित्रता से जोड़ता है और साथ ही ताजगी की अभिव्यक्ति भी हुई है। ये दो सवाल यहाँ इस कविता से महत्वपूर्ण और कोई भी सवाल नहीं बनता है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो। इसके बाद आप लोग डाउनलोड करके ओपन करेंगे, ओपन करना सीवीटी में जाना है, फिर उसके बाद आप लोगों को कम्युनिटी में जाना है। ठीक है, कम्युनिटी में जाने के बाद में आप लोगों को एक कम्युनिटी मिलेगी मेरे नाम से, हिंदी बाई राजेंद्र सर, हिंदी बाई राजेंद्र सर को फॉलो कर लो। यहाँ प्रत्येक पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। उम्मीद करता हूँ यह कविता और इसके जो क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर भी किसी को डाउट है किसी भी सवाल में, किसी भी शब्द में, आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं। और बैच में प्रॉब्लम आ रही है लेने में, इनरोल करने में, या और कोई समस्या है तो आप मुझे बेझिझक होकर मेल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य मैं करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।